दोस्तों, कहा जाता है कि मजाक और गलती में बाल बराबर फर्क होता है। कभी कभी एक छोटा सा मजाक किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाता है, और कुछ सबक इतने खौफनाक होते हैं कि इंसान उन्हें उम्र भर भुला नहीं पाता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी हमें फैसलाबाद से फहद ने भेजी है, और ये उनकी जिंदगी का एक हकीकी वाकया है जिसे वो आज तक फरामोश नहीं कर सके। फहद ने हमसे दरख्वास्त की है कि हम उनका ये तजुर्बा आप तक पहुंचाएं ताकि हम सब इससे इबरत हासिल कर सकें। ये कहानी फहद और उनके दोस्त बिलाल की है, और ये उनकी अपनी ज़बानी है। तो आइए, कमरे की बत्तियां बुझा दीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और चलते हैं फहद की इस खौफनाक दास्तान की तरफ। ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरा जिगरी दोस्त बिलाल फैसलाबाद के एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और बचपन से हमारी दोस्ती थी। गांव से शहर का फासला तकरीबन 40 किलोमीटर था, जो हम रोजाना वालिद साहब की पुरानी 125 मोटरसाइकिल पर तय करते थे। हमारे वालिद जमींदार थे, इसलिए पैसों की कभी कोई तंगी नहीं रही। शायद इसी वजह से हम दोनों में, खास तौर पर मुझ में, एक लापरवाही और बेबाकी सी आ गई थी। हमारा रोज का मामूल था कि सुबह 9 बजे घर से निकलते, कॉलेज पहुंचते और वापसी पर अक्सर रात हो जाती। शहर की रौनकें, दोस्तों के साथ आवारागर्दी और होटलों पर बैठकर गप्पे हाँकना, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा था। कॉलेज में भी हम पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई झगड़ों और बदमाशियों में मशहूर थे। शायद इसी वजह से कॉलेज की कोई लड़की हमें घास नहीं डालती थी, जिसका मुझे अंदर ही अंदर बहुत अफसोस रहता था। बिलाल तबीयत का थोड़ा नरम था, लेकिन मेरी दोस्ती में वो भी हर शरारत में मेरा बराबर का शरीक होता था। मोटरसाइकिल ज्यादातर मैं ही चलाता और वो पीछे बैठा रहता। ये जुम्मे की रात थी और सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। हम शहर से वापस अपने गांव की तरफ आ रहे थे। रात के 8 बज रहे थे और धुंध हल्की हल्की छाने लगी थी। शहर की हदूद से निकलते ही सड़क सुनसान हो जाती थी। दोनों तरफ खेत, कहीं कहीं कीकर और शीशम के दरख्तों के झुंड, और उनके बीच से गुजरती हुई एक वीरान सड़क। चांदनी रात थी, लेकिन धुंध की वजह से रोशनी कुछ मध्यम पड़ गई थी। हम अपनी ही धुन में मोटरसाइकिल भगाए जा रहे थे कि अचानक मेरी नजर सड़क से थोड़ा हटकर खेतों की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर पड़ी। एक दरख्त के पास मुझे एक साया सा नजर आया। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार आहिस्ता की और गौर से देखा। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे का हाथ थामे उस कच्चे रास्ते पर जंगल नुमा इलाके की तरफ जा रहे थे। मैंने फौरन मोटरसाइकिल रोकी। रुक बिलाल, यही रुक, मैंने कहा। बिलाल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ फहद, खैरियत तो है? ऐसे अचानक क्यों रोक दी? मेरी नजरें अब भी उन दोनों पर जमी थी। मैंने इशारा करते हुए कहा, वो देख जरा। बिलाल ने उस तरफ देखा और बोला, लड़का लड़की हैं, हाथ पकड़कर जा रहे हैं, तो क्या हुआ? उसके लहजे में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो शायद जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर का शैतान जाग चुका था। हसद की एक आग सी मेरे सीने में भड़क उठी। मैंने गुस्से से कहा, तो क्या हुआ? मतलब उनकी दाल गल गई है और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? कॉलेज में कोई हमें पूछता नहीं, और ये देखो, सुनसान जंगल में मंगल मनाने जा रहे हैं। बिलाल ने समझाने की कोशिश की, यार जाने दे, हमें क्या लेना देना, चल घर चलते हैं, देर हो रही है। मगर मैंने फैसला कर लिया था, नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं? जब अपनी बात नहीं बनती तो किसी की भी नहीं बनने देनी। चल, आज उन्हें सबक सिखाते हैं, पकड़ते हैं उन दोनों को। बिलाल घबरा गया। पागल हो गया है क्या? किसी के जाती मामले में क्यों टांग अड़ा रहा है? ख्वामख्वाह का पंगा हो जाएगा। मैंने उसकी एक ना सुनी। कुछ नहीं होता, हम दो हैं, वो भी दो हैं। शोर मचाएंगे, उनकी बदनामी होगी। लड़के को 2-4 लगाएंगे, खुद ही भाग जाएंगे। बिलाल अब भी हिचकिचा रहा था, लेकिन मेरी जिद के आगे उसकी एक न चली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे मोटरसाइकिल से उतारकर अपने साथ घसीट लिया। हमने मोटरसाइकिल वहीं सड़क के किनारे खड़ी की और अंधेरे में उनके पीछे चल पड़े।
वो दोनों हमसे थोड़ा आगे थे और चांद की मध्यम रोशनी में उनके साए साफ नजर आ रहे थे। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया व माफिया की कोई खबर न हो। हम भी दबे पांव उनके पीछे चल रहे थे। हमारे पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते तो हम एकदम रुक जाते कि कहीं उन्हें हमारी आहट ना हो जाए। लेकिन वो दोनों इतने मग्न थे कि एक बार भी पलट कर नहीं देखा। 15-20 मिनट तक हम इसी तरह चलते रहे। वो इलाका बिल्कुल वीरान था। दूर दूर तक किसी घर या आबादी का कोई निशान नहीं था, बस दरख्त, झाड़ियां और खामोशी। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर ये जा कहां रहे हैं। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। उनमें से एक बड़े पत्थर पर वो दोनों जाकर बैठ गए। उनका रुख सामने घने दरख्तों की तरफ था, जैसे समंदर के किनारे बैठकर लहरें देख रहे हों। हम भी एक बड़े दरख्त की ओट में छुपकर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि ये कुछ गलत करें तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़े। वो दोनों बस खामोशी से हाथ पकड़े बैठे रहे। उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद बिलाल ने सरगोशी में कहा, यार फहद, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठे हैं, चल वापस चलते हैं, मुझे अब डर लग रहा है। उसकी आवाज में खौफ था। वाकई माहौल बहुत पुरअसरार और खौफनाक होता जा रहा था। हवा की सरसराहट भी अब डरावनी लग रही थी। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने कहा, नहीं, अब इतनी दूर आ गए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। चल उनसे पूछते हैं कि यहाँ इस वीराने में क्या कर रहे हैं। मैंने बिलाल को साथ आने का इशारा किया और खुद दरख्त की ओट से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरी अना मेरे खौफ पर हावी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उनके पीछे पहुंचा। वो अब भी उसी तरह बेहिसो हरकत बैठे थे। मैंने अपना हाथ उठाया और लड़के के कंधे पर रखकर भारी आवाज में कहा, ओए, क्या कर रहे हो यहाँ? जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा, उसने और उसके साथ बैठी लड़की ने एक साथ अपनी गर्दनें घुमाकर मेरी तरफ देखा। और उसके बाद का मंजर, काश मैं वो मंजर कभी न देखता। काश मैं उस रात बिलाल की बात मान लेता। जैसे ही उन दोनों ने अपने चेहरे हमारी तरफ घुमाए, मेरे हलक में चीख अटक कर रह गई। मेरे पीछे खड़े बिलाल की एक फलक शिगाफ चीख निकली। उनके चेहरे, खुदा की पनाह, वो इंसानों के चेहरे नहीं थे। दोनों के आधे चेहरे पूरी तरह जले हुए थे, जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। जली हुई खाल के नीचे से काला सड़ा हुआ गोश्त और कहीं कहीं से हड्डियां झांक रही थीं। उनकी आंखों की जगह सिर्फ सियाह गड्ढे थे, जिनमें से एक अजीब ठंडी रोशनी निकल रही थी। लड़की के आधे सर के बाल गायब थे और खोपड़ी नजर आ रही थी। मेरा हाथ जो उस लड़के के कंधे पर था, वहीं जमकर रह गया। मेरे पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई और मैं पत्थर का बन गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पहले बिलाल भागा, वो चीखता हुआ उल्टे कदमों वापस भागा। उसे देखकर मेरे जिस्म में भी जैसे जान आई। मैंने भी अपनी पूरी ताकत जमा की और उसके पीछे दौड़ लगा दी। हम दोनों दीवानों की तरह भाग रहे थे। हमें रास्ते का होश था न पत्थरों और झाड़ियों का। हम गिरते पड़ते, एक दूसरे को धक्के देते, बस भागते रहे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों हमारे पीछे भाग रहे हैं। हालांकि हमने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। हांफते कांपते, गिरते पड़ते हम किसी तरह सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचे। हमारे कपड़े मिट्टी और कांटों से अट चुके थे और सांसें उखड़ी हुई थीं। हमने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और ऐसे भगाई जैसे मौत हमारा पीछा कर रही हो। उस रात हम दोनों रो रहे थे। बिलाल बार बार मुझे कोस रहा था, पागल इंसान, कहा था ना तुझे, मत करिए काम, देख लिया नतीजा, अगर वो हमें पकड़ लेते तो। मैं भी रोते हुए बस यही कह रहा था, भाई माफ कर दे, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। उस जंगल में तो भूत रहते हैं। हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उस गलती की असली कीमत तो हमें अभी चुकानी थी। उस रात जब हम अपने घरों को पहुंचे तो हमारे वालिदैन हमारी हालत देखकर परेशान हो गए, लेकिन हम उन्हें सच बताने की हिम्मत न कर सके। हमें डर था कि सच सुनकर वो हमें और मारेंगे।
मैं अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी आंखें बंद करता, वो जले हुए खौफनाक चेहरे मेरे सामने आ जाते। मुझे नहीं मालूम था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी, और असली दहशत तो अभी शुरू होनी थी। उस रात बिलाल तो शायद थक हार कर और खौफ के मारे जल्दी सो गया, लेकिन मेरे लिए वो रात कयामत की रात थी। मेरे वालिद मुझ पर बहुत गुस्से हुए थे। मेरी मिट्टी से भरी हुई हालत देखकर उन्हें लगा कि मैं फिर किसी से लड़कर आया हूँ। मैं बस चुपचाप सर झुकाए उनकी डांट सुनता रहा और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैंने कमरे की लाइट जलाए रखी, क्योंकि अंधेरे से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। मेरे कमरे की खिड़की बाहर गली की तरफ खुलती थी, जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी आती थी। काफी देर तक मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। जब भी आंखें बंद करता, वो दो खौफनाक जले हुए चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते। तकरीबन रात के 2 बजे होंगे। मैंने हिम्मत करके कमरे की लाइट बंद कर दी, ये सोचकर के शायद अंधेरे में नींद आ जाए। बाहर से स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में एकदम गहरा सन्नाटा छा गया। अभी मुझे लाइट बंद किए चंद लम्हे ही हुए थे कि मेरी नजर सामने खिड़की पर पड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की के शीशे के उस पार बाहर से 2 साए अंदर की तरफ झांक रहे थे। वही लड़का और वही लड़की, वही आधे जले हुए चेहरे, वही सियाह गहरे आंखों के गड्ढे। वो मुझे ही घूर रहे थे। मेरी चीख निकल गई। मैं भूत भूत चिल्लाता हुआ अपने कमरे से बाहर भागा और सीधा अपने वालिदैन के कमरे में घुस गया। मेरी चीखों से वो दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। मैं कांप रहा था और रोए जा रहा था। मेरे वालिद फौरन मेरे कमरे में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने रोते हुए उन्हें रास्ते में पेश आने वाला सारा वाकया सच सच बता दिया। मेरी माँ ये सुनकर बहुत घबरा गईं, जबकि वालिद साहब को लगा कि शायद मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन मेरी हालत देखकर वो भी कुछ परेशान जरूर हो गए थे। उस रात मैं अपने वालिदैन के साथ उनके कमरे में सोया। अगली सुबह जब बिलाल मेरे घर आया तो मुझे 102 का तेज बुखार था। उसने पूछा कि क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरे वालिद ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। बिलाल ने भी घबराहट में सारा सच उगल दिया कि कैसे हम जंगल में उस जोड़े का पीछा करने गए थे। ये सुनकर मेरे वालिद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन मेरी हालत देखकर वो खामोश हो गए। उस दिन ना मैं कॉलेज गया और ना ही बिलाल। सारा दिन मेरा बुखार में गुजरा। मेरे वालिद ने मुझे एक तावीज ला कर दिया कि उसे गले में पहन लूं, शायद मेरा डर कम हो जाए। हम दोनों ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रहे थे कि शायद वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था या हमारे जहन का वहम, लेकिन हम गलत थे। अगली रात यानी हफ्ते की रात मेरे वालिदैन किसी काम से करीबी मार्केट गए हुए थे और घर पर मैं और बिलाल अकेले थे। हम दोनों मेरे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। रात के 8 बजे का वक्त होगा जब अचानक हमारे घर की बिजली चली गई। हमें पहले तो कोई खास हैरानी नहीं हुई, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। बाहर गली की लाइट जल रही थी, पड़ोसियों के घरों में भी रोशनियां थी। बिजली सिर्फ और सिर्फ हमारे घर की गई थी। पूरा घर घुप अंधेरे में डूब चुका था। हम दोनों बुरी तरह डर गए। हमने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। बुखार की वजह से मैं पहले ही कमजोर महसूस कर रहा था और अब इस अंधेरे ने मेरे खौफ को और बढ़ा दिया था। अचानक हमें नीचे से घर का मरकजी दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। हमें लगा कि शायद अम्मी अब्बू वापस आ गए हैं। हम दोनों में थोड़ी हिम्मत आई। बिलाल ने कहा, चलो नीचे चलते हैं, आंटी अंकल आ गए हैं। हम दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हुए मोबाइल की रोशनी में सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। मैंने आवाज लगाई, अम्मी अब्बू आप आ गए? लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा था। अब बिलाल भी बुरी तरह डर चुका था। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों डरते डरते लाउंज के बीच में खड़े थे। मैं दोबारा पुकारने ही वाला था कि अचानक एक झटके से पूरे घर की लाइटें वापस आ गईं। एक लम्हे के लिए तो हमें सुकून का सांस आया, लेकिन अगले ही लम्हे हमारी आंखें सामने दरवाजे की तरफ उठी और हमारी रूह फना हो गई। दरवाजा बंद था और उसके बिल्कुल सामने वही लड़का और लड़की खड़े थे। वो हमें ही घूर रहे थे। इस बार वो बहुत करीब थे, इतने करीब कि उनके जले हुए चेहरों की हर तफसील हमें साफ नजर आ रही थी।
उनके चेहरों पर कोई तासुर नहीं था, बस वो ठंडी बेजान आंखें हम पर जमी थीं। ये मंजर देखना था कि हम दोनों की चीखें भी ना निकल सकीं। हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हम वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। हमें होश तब आया जब तकरीबन आधे घंटे बाद मेरे वालिदैन घर पहुंचे। उन्होंने हमें फर्श पर बेहोश पाया तो उनके भी होश हो गए। पानी के छींटे मारकर जब हमें होश में लाया गया तो हम दोनों बस रोए जा रहे थे। हमने उन्हें बताया कि वो दोबारा आए थे। अब मेरे वालिदैन को भी यकीन हो गया था कि मामला संगीन है और ये हमारा वहम नहीं है। वो रात हम सब ने जाग कर गुजारी। अगली सुबह मेरे वालिद हमें गांव के एक मशहूर आमिल बाबा के पास ले गए। बाबा ने हमें देखते ही कह दिया कि हम पर किसी भटकती रूह का साया है। जब हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने बताया कि हमने उन दो बेचैन रूहों को छेड़ा है जो शायद किसी हादसे या नामुकम्मल मोहब्बत की वजह से उस जगह भटक रही हैं और अब वो हमसे बदला ले रही हैं। बाबा ने कुछ पढ़कर हम पर दम किया और कहा कि इससे बचने का एक ही रास्ता है। उन्होंने कुछ सामान, कुछ खाने की चीजें और अगरबत्तियां दिया और कहा, आज रात ठीक इसी वक्त उसी जगह जाओ जहां तुमने उन्हें पहली बार देखा था। ये सामान उस दरख्त के नीचे रखकर हाथ जोड़कर उनसे अपनी गलती की माफी मांगो। दिल से माफी मांगना, वरना वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर हमारी जान निकल गई कि हमें दोबारा उसी खौफनाक जगह पर जाना होगा, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इस बार हमारे वालिद भी हमारे साथ जाने पर तैयार हो गए। रात के 8 बजे हम तीनों मोटरसाइकिल पर उसी सुनसान सड़क की तरफ रवाना हुए। मेरा और बिलाल का दिल खौफ से सीने में उछल रहा था। हम उस दरख्त के पास पहुंचे। हिम्मत करके मैं और बिलाल मोटरसाइकिल से उतरे, जबकि हमारे वालिद वहीं बाइक पर बैठे रहे। हमने कांपते हाथों से वो सामान दरख्त के नीचे रखा, अगरबत्तियां जलाईं और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनसे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसी लम्हे दरख्त के पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई। जब हमने डरते डरते आंखें खोली तो हमें दरख्त के तने के पीछे 2 इंसानी साए खड़े नजर आए। एक लड़की का साया था जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और दूसरा एक लड़के का। वो बस खामोशी से वहीं खड़े थे। ये देखते ही हमारे वालिद ने चीख कर कहा, फहद, बिलाल, जल्दी वापस आओ। हम दोनों उल्टे पांव भागकर मोटरसाइकिल पर बैठे और वहां से निकल आए। उस रात के बाद शुक्र है कि उन रूहों ने हमें दोबारा कभी परेशान नहीं किया। न वो हमारे घर आई और ना ही हमें रास्ते में नजर आई। हमने भी उस रास्ते से रात को गुजरना ही छोड़ दिया। इस वाकये ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो बदमाश और शरारती फहद कहीं मर गया था। अब मैं किसी को मजाक में भी तंग करने से पहले 1000 बार सोचता हूँ। वो सबक इतना खौफनाक था कि आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो वो जले हुए चेहरे मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। कहते हैं कुछ गलतियां इंसान को सुधार देती हैं। मेरी गलती ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसे मैं शायद मरते दम तक नहीं भुला पाऊंगा।